हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ द सीक्रेट गार्डन, रिटन बाय फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट। ये एक चिल्ड्रंस नावल है जो कि 1911 में पब्लिश हुआ था और इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है एक 10 साल की बच्ची जिसका नाम है मैरी लेनॉक्स, हु वॉज बॉर्न इन इंडिया टू वेल्दी पेरेंट्स। मैरी की मदर हमेशा खुद में ही मगन रहती थी और अपनी बेटी को उन्होंने जो सर्वेंट्स हैं उनके भरोसे पढ़ने के लिए छोड़ दिया था और उसकी जो आया थी वो ही उसको पाल रही थी। और जो केयर टेकर्स थे उन्होंने कभी भी मैरी को डिसिप्लिन नहीं सिखाया था, इसी वजह से वो बहुत ही सेल्फिश और मिसबिहेव थी। जब वो 9 साल की हुई थी तब एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग हो रही थी। वहाँ पे आसपास बहुत अजीब सा एनवायरनमेंट था क्योंकि एक बीमारी फैल रही थी जिसका नाम था कॉलेरा और इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो मर रहे थे इस बीमारी से। और इसी दौरान जो उसकी केयर टेकर थी मैरी की, उसका नाम था आया, उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उस बात का मैरी को ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ था क्योंकि वो आया से इतनी अटैच नहीं थी। फिर एक बार की बात है, जब मैरी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके अराउंड कोई भी नहीं होता है और जो फ्लोर है वहाँ पे एक स्नेक है वो क्रॉल कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि आज उसके पास कोई भी सर्वेंट क्यों नहीं आया। अचानक उसका जो डोर है वो खुलता है और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि जितने भी उस बंगलो में लोग थे यानी कि जो मैरी के पेरेंट्स और जितने भी सर्वेंट्स थे सब उस बीमारी से मर चुके थे। अब उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं बचा था। फिर इसी वजह से उसे एक इंग्लिश क्लर्जीमैन के पास भेज दिया गया था, लेकिन उसे वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जो घर था वो बहुत ही गंदा रहता था और जो फैमिली थी वो बहुत ही गरीब थी और जो वहाँ के बच्चे थे वो मैरी के जो नाज और नखरे थे उसका बहुत ही मजाक बनाया करते थे। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसको उसके अंकल के घर इंग्लैंड में भेजा जा रहा है जिसको मिसल्थवेट मैनर के नाम से जाना जाता है। उस जगह को, वो बहुत ही सुनसान जगह है, बहुत ही बेबान इलाका है और वहाँ पे बहुत बड़ा घर है जिसमें मोर देन 100 रूम्स हैं। मैरी जब इंग्लैंड की जर्नी के लिए निकलती है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल की हाउसकीपर मिसेस मैडलॉक से होती है, जो कि मैरी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि मैरी की मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर रखती थी। लेकिन जो मैरी थी उसको बिल्कुल भी सजने संवरने का शौक़ नहीं था, वो बहुत ही प्लेन और सिंपल थी। और मैरी के जो अंकल थे उनका नाम मिस्टर क्रेवन था और मिसेस मैडलॉक बताती है कि मिस्टर क्रेवन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुके हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्रेटी यंग वाइफ और इसी वजह से वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और बहुत दफ़ा वो एक लॉन्ग जर्नी के लिए निकल जाते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे मैरी की जो मुलाकात है वो मार्था से होती है, जो कि वहाँ पे सर्वेंट थी। मैरी बहुत सरप्राइज़ थी इंग्लिश सर्वेंट्स का नेचर देखकर, क्योंकि वो सभी चीज़ें कंपेयर कर रही थी जैसी उसे इंडिया में रहने की आदत थी। फिर बात आती है ब्रेकफास्ट पर, जो कि उसे खाने की आदत थी वो उसे नहीं मिलता है और उसको पॉरेज सर्व किया जाता है यानी कि दलिया, जो कि वो खाने से मना कर देती है। और मैरी जब मार्था को बोलती है कि तुम मुझे तैयार करो, ड्रेसअप करो, तो मार्था कहती है ये सब तुम्हें खुद सीखना होगा, यहाँ पर जो भी सब काम है अपना खुद करते हैं। और फिर मार्था उसको एनकरेज भी करती है कि गार्डन में जाकर खेले और मार्था के थ्रू ही मैरी को ये पता चलता है कि जो मिस्टर क्रेवन की वाइफ थी उनका एक बहुत प्यारा गार्डन था जो कि अब 10 साल हो चुके हैं और वो बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं गया है। और मिस्टर क्रेवन ने उस गार्डन की जो की है वो कहीं मिट्टी में दबा दी है।
फिर मैरी जब बाहर निकलती है, गार्डन्स को एक्सप्लोर करती है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत क्यूरियस हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देख करके। और विंटर्स की वजह से जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी उजड़ चुके थे, सूख चुके थे। फिर वो जो बर्ड्स हैं वहाँ उनकी जो सॉन्ग है उसको सुनती है, जिससे उसकी जो लोनलीनेस है वो दूर होती है। फिर मैरी जो है वो वहाँ के ग्राउंड कीपर से मिलती है, और जो ग्राउंड कीपर है उनका नाम बैन वेदरस्टाफ था, जो कि मैरी को बताते हैं कि जो बर्ड जिसको तुम देख के खुश हो रही हो उसका नाम रॉबिन है और ये बहुत ही फ्रेंडली होती है। मैरी वहाँ पे बहुत अकेली होती है, लेकिन बहुत जल्द वो अपने दोस्त बना लेती है, और जो उसके दोस्त है वो एक रॉबिन है जो कि एक बर्ड है, और जो गार्डनर है, गार्डन कीपर है। मैरी अब अपनी इस लाइफ में सेटल हो चुकी थी और उसका हर दिन बहुत ही अच्छा जाने लगा था। अब उसे धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने की आदत हो गई थी, जैसे कि पॉरेज उसने खाना स्टार्ट कर दिया था। और वो जब भी बाहर खेलने जाया करती थी तो वो रॉबिन, जिसको उसने अपना फ्रेंड बना लिया था, उसको देखती थी कि वो कहाँ जा रही है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो सीक्रेट गार्डन की तरफ जा रही है, जो कि बड़ी बड़ी वॉल से ब्लॉक है। अब उसको बहुत मन करता है जानने का कि आखिर ऐसा सीक्रेट गार्डन में क्या है। अब मैरी इस बारे में मार्था से पूछती है, उस सीक्रेट गार्डन के बारे में। तो मार्था बताती है कि इस बारे में बात करने के लिए हम सर्वेंट्स को परमिशन नहीं दी गई है, और अगर किसी ने मुझे बात करते सुन लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन जब मैरी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, तब मार्था बताती है कि मिस्टर एंड मिसेस क्रेवन को टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था उस सीक्रेट गार्डन में। वो वहाँ बहुत सारे रोज़ हुआ करते थे, लेकिन एक दिन एक ब्रांच जो है वो गिर गई मिसेस क्रेवन पर, और जिसकी वजह से उनकी ट्रेजिकली डेथ हो गई। फिर एक दिन क्या होता है, रात में बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, और जो हवा का साउंड है वो बहुत ही ज़ोरों से आ रहा होता है, और जितनी तेज़ हवा बाहर चल रही होती है उससे ज़्यादा अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है। मैरी मार्था से इसके बारे में फिर से पूछती है, तो वो बोलती है कि ये हवा की आवाज़ है, लेकिन जो मैरी है उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ ही आ रही होती है, और उसे लगता है कि मार्था उसको सच नहीं बता रही है। फिर नेक्स्ट डे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मैरी गार्डन में नहीं जा सकती है। अब वो अंदर ही होती है और सोचती है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांति है। फिर मैरी बाहर तो जा नहीं सकती है, तो सोचती है क्यों ना इस मेंशन को ही एक्सप्लोर कर लिया जाए, और ख़ुद को चैलेंज करती है कि वो इस घर के कितने डोर्स को काउंट कर सकती है। फिर वो जब रूम्स में जाती है, अलग अलग रूम्स में, तो वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स उसको मिलती हैं। कुछ रूम्स तो बहुत ज़्यादा दिन से बंद थे कि वहाँ पे उसे कहीं पे चूहे और उसके बेबीज़ मिलते हैं। फिर जब वो आगे कॉरिडोर में जाती है तो वहाँ पे उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है फिर से, और इस बार उसे मिसेस मैटलॉक देख लेती है, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि बिना परमिशन के तुम इस मेंशन को कैसे एक्सप्लोर कर सकती हो। लेकिन जब मैरी उससे पूछती है कि मुझे यहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो मार्था की तरह ही मिसेस मैटलॉक भी इस बात से डिनाई कर देती है। अब मैरी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। अब कुछ दिन बाद जब बारिश रुक जाती हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लू हो जाता है, तब मार्था अपनी फैमिली से मिलने जा रही होती है। तो मार्था से मैरी बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, जिस पर मार्था उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ 5 माइल्स दूर नहीं जा सकती हो पैदल चल के। फिर मार्था उसे समझाती है और फिर उसको बताती है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम डिकन है, और वो अपना ज़्यादातर टाइम बाहर खेल कूद में निकाल देता है, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे फॉक्स है और जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन सबको वो अपना फ्रेंड बहुत इजीली बना लेता है, और जो रॉबिन है वो भी उसकी दोस्त है। तो जब मैरी ये सब सुनती है तो वो एक इमेजिनेशन से ही उसको बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि ऐसा भी कोई बच्चा है, और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर मैरी अकेले होती है उस दिन, और वो गार्डन में चली जाती है। गार्डन में जो गार्डन कीपर है उनके पास जाके बैठ जाती है, और उसको रियलाइज़ होता है कि अब जो उसके आसपास के लोग हैं, जो बर्ड्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनको अब पसंद करना स्टार्ट करी, क्योंकि वो पहले ऐसी नहीं थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही एरोगेंट टाइप की लड़की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक अच्छे दिल की इंसान बन रही थी। फिर वहाँ पर रॉबिन आ जाती है, और रॉबिन उसको अपने साथ पीछे पीछे
लेकर जाती है, जैसे रॉबिन फ्लाई कर रही होती है और मैरी जो है उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। और फिर एट लास्ट रॉबिन एक जगह पे जाके रुक जाती है और जब मैरी वहाँ से मिट्टी हटा के देखती है तो उसको सीक्रेट गार्डन की की मिल जाती है। वो की देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे छुपा के रख लेती है। और फिर शाम को जब मार्था अपने घर से वापस आती है तो वो मैरी को एक जंप रोप लेकर आती है उसके लिए, मैरी के लिए, और उसको वो जंप रोप दे देती है। मैरी ने उसको फर्स्ट टाइम देखा होता है और वो ट्राई करती है उससे जंप करने की और धीरे धीरे वो सीख रही होती है और बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी जंप रोप लेकर बाहर निकल जाती है अपने साथ उस सीक्रेट गार्डन की की लेकर, और जंपिंग करते करते वो उस सीक्रेट गार्डन को खोल देती है। जब मैरी उस गार्डन में एंटर करती है तब देखती है कि ये गार्डन 10 साल से बंद है, लेकिन तब भी यहाँ पर टाइनी फ्लावर्स हैं और बहुत सारे रेड रोजेस भी हैं। मैरी को इतनी खुशी महसूस होती है उस सीक्रेट गार्डन में एंटर करके कि उसके जो गाल हैं वो खुशी की वजह से रेड हो चुके हैं और आइज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है। अब उसका मन है कि वो उस सीक्रेट गार्डन को और ज़्यादा ग्रीन करे, उसका मन है वहाँ पर प्लांटिंग करने का। अब जब वो घर वापस जाती है तो उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है, क्योंकि उसकी जो भूख है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। वो बाहर खेल कूद करके आती है और अब उसने प्लांटिंग करने का इरादा किया है, जिसकी वजह से मार्था बहुत खुश है उसको देखकर। फिर मैरी मार्था से कहती है कि उसे प्लांटिंग का सामान चाहिए, जैसे कि स्पेड यानी कि जो खुरपी होती है जिससे ज़मीन खोदी जाती है, और कुछ फ्लावर सीड चाहिए। तो फिर मैरी की बात सुनकर मार्था बोलती है कि इन सब चीज़ों के लिए हम डिकन को एक लेटर लिख सकते हैं और मुझे यकीन है कि डिकन हमारे लिए सब सामान ज़रूर लेकर आएगा। और मार्था मैरी को ये भी बोलती है कि अगर हम चली अब की बार मैं अपने घर अपने कॉटेज जाऊंगी तो वहाँ मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगी और तुम मेरे वहाँ पर 12 जो मेरे सिबलिंग्स हैं उनसे भी मिल सकती हो। जिस पर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अब वो इतनी ज़्यादा थक चुकी है कि उसको रात में जल्दी नींद आ गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते ही वापस सीक्रेट गार्डन जाती है और उसे वहाँ बहुत मज़ा आता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। और अब वो उस गार्डन की डिफरेंट जो प्लांट्स है, फ्लावर्स है, उनको देख रही है। और ज़्यादा प्लांटिंग करने के लिए वो जो गार्डन कीपर है बेन वेदरस्टाफ, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी है। वो उनसे हर दिन रोजेज़ के बारे में पूछती रहती है। तो जब बेन उन मैरी का इतना इंटरेस्ट देखता है रोजेज़ में तो को उस पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है और फिर वो कहता है ठीक है, अब मुझसे ज़्यादा सवाल करके मुझे परेशान मत करो। फिर वहाँ पर डिकन आ जाता है। डिकन और मैरी एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जबकि उनकी ये फर्स्ट मीटिंग थी, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे के बारे में इतना सुना था मार्था से, इस वजह से वो पहचान लेते हैं। और डिकन मैरी के लिए बहुत सारा प्लांटिंग का सामान लेकर आया, बहुत सारे फ्लावर सीड्स लेकर आया है। और जब डिकन पूछता है मैरी से कि ये सब सामान कहाँ रखना है, तुम्हें कहाँ प्लांटिंग करनी है, तब वो बहुत ही हेजिटेशन के साथ उसको अपना ये सीक्रेट बता देती है कि ये सब हम सीक्रेट गार्डन में करेंगे और प्लीज़ इसे सीक्रेट ही रखना है। अब वो दोनों उस सीक्रेट गार्डन में एंटर करते हैं और वहाँ पे वो लोग प्लांटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा दिन उसमें काम करने के बाद जब डिनर के लिए क्लॉक का साउंड आता है तो मैरी को वापस घर जाना पड़ता है। अब मैरी जब वापस जाती है तो मार्था को सब कुछ बताती है और बताती है कि डिकन से मिलके उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। फिर मार्था भी बहुत खुशी है उसे देख के और उसको इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर क्रेवन जो हैं वो घर पर है और कल वो वापस निकल रहे हैं अपनी एक लॉन्ग जर्नी के लिए। तो मैरी सुन के खुश है कि अब उसे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सीक्रेट गार्डन में स्पेंड करने के लिए मिस्टर क्रेवन की एब्सेंस में। जो मैरी है उसकी फ़र्स्ट मीटिंग है अपने अंकल मिस्टर क्रेवन के साथ। वो फर्स्ट टाइम उन्हें देखेगी कि वो कैसे दिखते हैं। मिस्टर क्रेवन से जब मैरी मिलती है तो मैरी देखती है कि वो इतने भी ज़्यादा भद्दे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। उसे लगता था कि बहुत ज़्यादा जो एरोगेंट मिजाज के होंगे, लेकिन फिर मिस्टर क्रेवन उसको अपोलोजाइज़ करते हैं क्योंकि वो उसको एक गवर्नेंस का इंतज़ाम नहीं करके दे सके। इस पर मैरी कहती है कि उसे कोई गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं है, वो अब सब अपने काम खुद कर सकती है, जिस पे मिस्टर क्रेवन खुश हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मैरी अब बाहर नहीं जा सकती है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत उदास है। अब घर ही में बैठकर वो क्या करे। फिर क्या होता है, उसको अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है।
इस बार वो ठान लेती है कि वो इस आवाज़ के पीछे का जो राज है वो ढूंढ के ही निकालेगी, और वो उस आवाज़ की तरफ चल देती है। फिर वो देखती है कि ये आवाज़ किसी एक पर्टिकुलर रूम से ही आ रही है। वो उस रूम को खोल के देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक है, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि बेड पे लेटा हुआ है और लगातार रोए जा रहा है। पूछने पर पता चलता है कि इस लड़के का नाम कॉलिन क्रेवन है, और वो बताता है कि मैं मिस्टर क्रेवन का बेटा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर बीमार रहता हूँ और कोई भी जो सर्वेंट्स हैं वो मेरे बारे में बात किसी से नहीं करते हैं। और कॉलिन मैरी को ये भी बताता है कि उसके जो फादर हैं वो उसको ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो उसको अपनी वाइफ मिसेस क्रेवन की याद दिलाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है मिस्टर क्रेवन के लिए। कॉलिन कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, क्योंकि उसने किसी को भी इतने दिनों से नहीं देखा है। एक कमरे में बंद रहता है वो लड़का और बहुत ज़्यादा उदास रहता है। अब मैरी से बात करके उसको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर मैरी उसको सीक्रेट गार्डन के बारे में भी बताती है, जिस पे कॉलिन का मन है कि वो भी वहाँ पर जाए, और जब तक कॉलिन सो नहीं जाता मैरी वहीं पर रुकती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैरी मार्था को कॉलिन के बारे में बताती है, जिसमें मार्था सुन के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और बोलती है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो। मार्था को ये भी सुन के बहुत हैरत होती है कि जो कॉलिन का बिहेवियर है वो मैरी के साथ बहुत अच्छा था, जबकि वो बहुत ज़्यादा बैडली बिहेव करता है बाकी लोगों के साथ। और कॉलिन ने मैरी से प्रॉमिस भी करवाया है कि वो नेक्स्ट इवनिंग उससे ज़रूर मिलने आएगी। कॉलिन अब मैरी को बताता है कि किस तरह से लोग कहते हैं कि वो बहुत ही यंग एज में मर जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसे सुन के मैरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और मैरी चाहती है कि जो डिकन है अब वो भी कॉलिन से आके मिले, ताकि कॉलिन को मोटिवेशन मिले, एनकरेजमेंट मिले थोड़ा सा लाइफ को लेकर। वो दोनों आपस में फिर हंसी मजाक करने लगते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह से। लेकिन अचानक वहाँ पर मिसेस मैटलॉक एंड डॉक्टर क्रेवन, जो कि मिस्टर क्रेवन की कज़न है, वो उस रूम में आके मैरी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और कॉलिन उन्हें बोलता है कि सब कुछ ठीक है और ये उसी की वजह से मैरी यहाँ पर आई है, क्योंकि ऐसा कॉलिन खुद चाहता है और वो चाहता है कि वो हर रोज़ उससे मिलने आए। फिर ये जो नेक्स्ट वीक था वो बारिशों से भरा हुआ वीक था, और जो मैरी है वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है अब कॉलिन के साथ स्पेंड करने लगी थी। वो उसके साथ बातें करती थी और उसको पिक्चर बुक्स सिखा के वो लोग रीडिंग किया करते थे। और मिसेस मैडलॉक जो है वो बहुत खुश है कॉलिन को इस तरह देखकर, और वो चाहती है कि मैरी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि कॉलिन को अच्छा फील हो, क्योंकि इसकी वजह से उसके अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो उससे दूर हो रहा था। फिर एक हफ्ते बाद बारिशें जब बंद हो जाती हैं, आसमान फिर से ब्लू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सीक्रेट गार्डन में जाने के लिए वापस। और वो भागती हुई वहाँ पर जाती है, देखती है कि वहाँ पे डिकन पहले से ही मौजूद है, और वो वहाँ पर उसके साथ क्रो है, उसके साथ फॉक्स है, और वो दोनों मिलके फिर टाइनी फ्लावर्स को देखते हैं जो कि ब्लूम करने लगे हैं अब। फिर मैरी डिकन को कॉलिन के बारे में बताती है और कहती है कि हमें उसे किसी भी तरह अब इस सीक्रेट गार्डन में लेकर आना होगा। पूरा दिन मैरी बहुत ज़्यादा बिजी होती है कि उसको कॉलिन से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर जब वो घर वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि कॉलिन ने सबको परेशान करके रखा हुआ है और सब पे वो चिल्ला रहा है। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी के लिए। और जिस पे मैरी उसके पास जाती है तो उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉलिन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और उसका कहना ये है कि वो डिकन को यहाँ से बाहर भेज देगा अगर मैरी ने सिर्फ उसी के साथ टाइम स्पेंड किया तो। जिस पे मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, सोचती है कि अब इससे सुबह में ही बात करेगी। लेकिन जब वो सो जाती है तो उसकी आँख खुलती है कॉलिन की चीखों से। वो सभी पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और किसी में भी हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके, जिस पे मैरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रूम में जाती है गुस्से में और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम अपना ये रोना बंद करो। कॉलिन कहता है कि उसकी जो बैक है उसमें उसे कुछ लंप फील हो रहा है, कोई सूजन फील हो रही है, जिस पे मैरी कहती है मुझे तुम्हारी बैग देखती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस पे मैरी कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा जो बिहेवियर है इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए तुम अपने आप को बीमार फील करते हो।
फिर जब मैरी उससे बात करना स्टार्ट करती है तो कॉलिन अपने आप ही काम डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर मैरी उसको बताती है जो भी चीज़ें उसने गार्डन में देखी थी, जो भी नए नए फ्लावर्स देखे थे, उन सब के बारे में कॉलिन को बताती है और ये सारी बातें सुन के कॉलिन को नींद आ जाती है। फिर यही सब चलता रहता है और जो डॉक्टर क्रेवन है वो देखते हैं कि कॉलिन में अच्छे चेंजेस फील हो रहे हैं और इस बात का डॉक्टर क्रेवन को ख्याल आता है कि अगर ये ठीक हो गया तो जो उसको जितनी भी जायदाद मिलने वाली है इनहेरिटेंस में, वो उसे खो देगा। फिर कॉलिन डॉक्टर क्रेवन से कहता है कि उसे बाहर जाना है, वो बाहर फ्रेश एयर लेना चाहता है, जिस पे डॉक्टर क्रेवन कहता है ठीक है लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, याद रखो कि तुम बीमार हो। जिस पे वो कहता है कि मुझे बार बार इस बात का एहसास मत दिलाया करो कि मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट डे मैरी बताती है कॉलिन को कि स्प्रिंग का मौसम आ चुका है और उस मॉर्निंग जो डिकन है वो अपने छोटे छोटे जो एनिमल कंपेनियंस है उनके साथ कॉलिन से मिलने आता है, जिसमें है अ न्यूबॉर्न लैम्ब यानी एक बकरी का बच्चा, एक फॉक्स है, क्रो है और 2 स्क्वेरल है। कॉलिन डिकन से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ जो इतनी सारी क्रिएचर्स आए हैं वो उसको पिक्चर बुक से मिलाता है। उसका वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है और वो पैरी से अपोलोजाइज़ भी करता है जो उसने डिकन को बाहर निकलवाने की बात कही थी उस पर। अब वो लोग तीनों प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से वो सीक्रेट गार्डन में जाएंगे। तो फिर जो गार्डन कीपर है कॉलिन उनको बुलाता है और ऑर्डर देता है कि जब मैं सीक्रेट गार्डन में बाहर विज़िट करने जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं वहाँ पे अकेले रहना चाहता हूँ। ऐसा वो इसलिए कहता है ताकि वो सीक्रेट गार्डन में एंटर कर ले और किसी को पता ना चले। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब कॉलिन डिकन और मैरी के साथ व्हील चेयर पर बैठ के गार्डन की सैर के लिए निकल जाता है और फिर वो लोग सीक्रेट गार्डन में एंटर कर लेते हैं। उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसने बाहर का मंजर सालों बाद देखा होता है, उसे कुछ याद ही नहीं वो कभी बाहर भी निकला है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर वो उस पेड़ को भी देखता है जिसकी जो ब्रांच है उसकी गिरने की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी। फिर वो बहुत ज़्यादा अफसोस में आ जाता है, लेकिन सडनली वहाँ पर जो रॉबिन है वो उसका जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींच लेती है और वो रॉबिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर आना उन तीनों का रोज़ का मामूल बन चुका था, लेकिन एक दिन जो बेन वेदरस्टाफ गार्डन कीपर, वो उन तीनों को वहाँ देख लेता है और जिस पे वो मैरी पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और उस पर कॉलिन गुस्से में बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और गुस्से में वो उस चेयर से खड़ा हो जाता है, जो व्हील चेयर की उसे ज़रूरत पड़ा करती थी वो उससे खड़ा हो जाता है, जिस पे सारे बहुत शॉक होते हैं और जो बेन है वो भी देख के उसे खुश होने लगता है कि उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। और कॉलिन कहता है कि अब से वो रोज़ यहाँ पर आया करेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर बेन अब इन तीनों को बताता है कि इन लोग के आने से पहले वो अक्सर उस सीक्रेट गार्डन में वॉल पे क्लाइंबिंग के थ्रू एंटर किया करता था और यही वजह है कि उस गार्डन में जब मैरी ने फर्स्ट टाइम एंटर किया तो वहाँ पे टाइनी फ्लावर्स थे और कुछ रोजेस भी थे। फिर एक बार जब वो तीनों रात में घर वापस जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर क्रेवन कॉलिन का वेट कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें बाहर अपना टाइम बिताना कम करना होगा वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जिस पे कॉलिन कहता है कि अब उसकी तबीयत बहुत ठीक हो रही है और वो उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और वो जब उसे चल के दिखाता है तो डॉक्टर क्रेवन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। रात में अकेला कॉलिन सोच रहा होता है कि कितनी मैजिकल थिंग्स उसके आसपास हुई हैं, कितना खुश नसीब है वो कि उसने उस सीक्रेट गार्डन को देखा और वहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम चलना सीखा। फिर एक दिन कॉलिन सबको बुलाता है, जैसे मैरी, डिकन और बेन वेदरस्टाफ, और उनको बोलता है कि वो साइंटिस्ट बनेगा जो कि रिसर्च करेगा मैजिक पर, और वो उन सबको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बोलता है। सबसे बोलता है कि क्रॉस में बैठ जाओ और वो कुछ चैंट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं जो कुछ इस तरह से है कि मैजिक जो है वो खुद के हमारे अंदर होता है और जो कि हमें अंदर से बदल देता है। और यही बात वो सब रिपीट करते हैं जैसे जैसे कॉलिन बोलता है। वो अपने आप को यकीन दिलाता है कि अब वो बीमार नहीं है, वो ठीक हो चुका है, और वो रोज़ इमेजिन करता है कि उसके जो फादर हैं जब वापस आके उसे इस तरह से देखेंगे तो कितने खुश होंगे। वो बच्चे अब आपस में इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ करने लगते हैं। फिर वो तीनों जब इतना खेल कूद किया करते थे, इतनी मेहनत करते थे गार्डन में,
और बाहर तो जो डिकन की मदर है वो उन बच्चों के लिए बहुत सारा खाना भेजा करती थी। वो तीनों घर पे जाके खाना इसलिए नहीं खाते थे ज़्यादा क्योंकि फिर लोग उन पे शक करेंगे कि इन लोग को इतनी ज़्यादा भूख कैसे लग रही है, तो कहीं उन्हें सीक्रेट गार्डन के बारे में पता ना चल जाए। डॉक्टर क्रेवन कॉलिन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उनके हाथ से उनकी जायदाद जा रही थी। और जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से कॉलिन, अब उसने सोचा है कि वो घर पे उनको बिल्कुल भी शो नहीं करेगा कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। और वो बच्चे फिर मिलके एक गार्डन में ही छोटा सा अवन बना लेते हैं, मतलब कि कोयले वगैरह, एक छोटी सी हॉलो सा एक सुराख होता है, वहाँ पे कोयले वगैरह डाल के वहाँ पे वो लोग पोटैटोज़ और एग्स जो हैं उसको सेका करते थे और वो खाते थे। और जो घर के जितने भी सर्वेंट्स हैं वो बहुत शॉक थे कि ये लोग इतना कम खाना खा रहे हैं लेकिन तब भी इतने हेल्दी कैसे दिख रहे हैं। फिर इसी तरह से वो लोग सीक्रेट गार्डन में काम किया करते थे और जब बारिशें हुआ करती थी तो वो तीनों गेम खेला करते थे, रूम्स काउंट करने का और नए नए रूम्स में अच्छा अच्छा सामान देखने का। और अब कॉलिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा था। अब वो अपनी जो मदर की पोर्ट्रेट थी उस पे से भी वो जो कर्टेन है वो हटा देता है और वो लोग हर उस चीज़ को मैजिक का नाम दे दिया करते थे जो भी कोई अच्छी बात उनके साथ हुआ करती थी। फिर लास्ट चैप्टर में नरेटर ये कहना चाह रहा है कि पावर ऑफ थॉट्स क्या होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है। अगर कोई अच्छा सोचता है तो उसके साथ कितनी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं और अगर कोई नेगेटिव सोचता है कि वो उसकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है एज अ डिज़ीज़। पावर ऑफ थॉट्स की जो अहमियत है वो 20th सेंचुरी में बहुत अच्छे से लोगों के समझ में आ रही थी। हैरी एंड कॉलिन की कैरेक्टर से जो नरेटर है वो यही ऑप्टिमिस्टिक वे दिखाना चाह रहा है। और जो मिस्टर क्रेवन है जिसने अपनी वाइफ को 10 साल पहले ही खो दिया था, वो इतना नेगेटिव है, इतना पेसिमिस्टिक है कि वो इस थॉट से बाहर निकल ही नहीं पाया। जबकि वो इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करता था, तब भी उसकी जो सोच है वो वहीं अटक चुकी है। उसने किस तरह से अपने बेटे को एक रूम में बंद करके रखा हुआ था, वो चाहता तो उस पर ध्यान दे सकता था। फिर एक रात मिस्टर क्रेवन को एक ड्रीम आता है जिसमें मिसेस क्रेवन की वॉइस आ रही होती है और वो उसको बुला रही होती है उनके स्पेशल गार्डन में। फिर अगले ही दिन जो मिस्टर क्रेवन है उनको मार्था की मदर का लेटर रिसीव होता है और वो चाहती है कि वो वहाँ पर वापस आ जाए क्योंकि अगर मिसेस क्रेवन ज़िंदा होती तो वो भी चाहती कि मिस्टर क्रेवन उनके मेंशन में मौजूद हो। और यही लेटर देखते ही और रात का ख्वाब जो उसे याद आता है उसकी वजह से वो फ़ौरन वापस अपने घर जाता है। घर वापस जाकर वो सोचता है कि अब मैं उसकी की कहाँ से फ़ाइंड करूँ, वो तो खो चुकी है। तो मिस्टर मैडलॉक मिल जाती है वहाँ पर और मिस्टर क्रेवन को बताती है कि कॉलिन का जो बिहेवियर है वो कितना चेंज हुआ है और उसकी हेल्थ में कितनी प्रोग्रेस हुई है। मिस्टर क्रेवन फिर जल्दी से उस सीक्रेट गार्डन की तरफ जाते हैं और बाहर से उन्हें बच्चों की खेलने की आवाज़ें आने लगती हैं, हंसी मजाक की आवाज़ें। वो ये सब सुन के उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और फिर जब वो जैसे ही सीक्रेट गार्डन में एंटर करता है वो कॉलिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश है और उसके आंसू निकल रहे हैं कि उसका जो बेटा है वो खड़ा हुआ है जबकि वो कितने सालों से बेड पे पड़ा हुआ था। फिर कॉलिन अपने फादर को बोलता है कि ये सिर्फ एक मैजिक है, मैजिक जो हमारे अंदर है उसके बारे में बताता है। मिस्टर क्रेवन को अपने दोस्तों से मिलवाता है, डिकन से मिलवाता है, उसके पास जो इतनी सारी क्रिएचर हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, उनसे मिलवाता है और अब वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है।